हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी अर्निका एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं CTET में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है बाल विकास। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस इसके क्या क्या हैं। पहला क्वेश्चन इसमें हमारा, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। किस तरीके से सीखता है देखते हैं। अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, या फिर भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, या इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा, या फिर निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा। इसमें राइट आंसर हो जाएगा इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा। आइए इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखो, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था संवेदी पेशी अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक देखने, छूने, पहुँचने, पकड़ने, चूसने आदि की स्वतः सहज क्रियाओं से व्यवस्थित प्रयासरत क्रियाओं की ओर अग्रसरित होता है। भाषा का अनुकरण करने लगता है, आवाज़, प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया करता है आदि। अगला क्वेश्चन है इसमें, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। तो ये कब होता है? देखो, पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, या प्रौढ़ावस्था के दौरान, व्यक्ति के पूरे जीवन में, या किशोरावस्था के दौरान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था के दौरान। अब इसको समझ लेते हैं। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण किशोरावस्था के दौरान होता है। इस अवस्था में किशोरों में समूह निर्माण की प्रवृत्ति, मैत्री भावना का विकास और सामाजिक गुणों का विकास, समूह के प्रति भक्ति, सामाजिक परिपक्वता की भावना का विकास और बहिर्मुखी प्रवृत्ति आदि का विकास होता है, जो समाजीकरण की प्रक्रिया को समृद्ध, गहन और जटिल बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट। आनुवंशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। किस तरह की? गत्यात्मक, स्थिर, प्राथमिक या गौड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थिर। देखो, वंशानुक्रम या आनुवंशिक गुण प्रत्येक व्यक्ति को अपने माता पिता से प्राप्त होता है, जो कि स्थिर होता है। वातावरणीय प्रभाव से इन गुणों को दिशा और दशा मिलती है, इसलिए वातावरण सामाजिक संरचना का गत्यात्मक पहलू है, जबकि वंशानुक्रम जो है वो स्थिर पहलू है। अगला क्वेश्चन है इसमें, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के सिद्धांत से संबद्ध है। कौन से सिद्धांत से संबंधित है देखते हैं। व्यवहारवादी, रचनावादी, या संज्ञानवादी, या फिर विकासवादी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संज्ञानवादी। अब इसे थोड़ा समझ लेते हैं। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के संज्ञानवादी सिद्धांत से संबंधित है। सीखने के संज्ञानवादी सिद्धांत के अनुसार संज्ञानवादी सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किसी उद्दीपक के प्रति मात्र अनुक्रिया ही नहीं करता, बल्कि वह सीखने के लिए अपनी सूझ या अंतर्दृष्टि का प्रयोग भी करता है। चूँकि अवलोकनीय व्यवहार को सीखने के लिए सूझ या अंतर्दृष्टि की आवश्यकता होती है, इसलिए यह अधिगम के संज्ञानवादी सिद्धांत के अंतर्गत आता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता? समानता और अंतर देखने और सादृश्यता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना, या फिर विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना, परिघटना या अवधारणा को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थी को कहना, या फिर नियम कैसे काम करते हैं इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थी को पढ़ाना। तो इसमें से जो समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ये सी वाला। परिघटना या अवधारणा को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए, सॉरी ये नहीं है, ये है विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने योग्य बनाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। देखो, विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने योग्य बनाना उनकी समझ या सूझ को विकसित नहीं करता, यह मात्र रटने पर बल देता है। इसलिए यह समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, या फिर वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं, वे हमेशा सफल होते हैं, या उन्हें कार्य करने में आनंद आता है। तो देखो, बच्चों के लिए जो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए जो सही नहीं है, तो इसमें कि वे हमेशा सफल होते हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब इसको थोड़ा समझते हैं। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए यह सही नहीं है कि वे हमेशा सफल होते हैं, क्योंकि अभिप्रेरित होना यह बालक को किसी कार्य के लिए प्रति उत्साह प्रकट करता है, ना कि सफलता को निश्चित करता है। अतः इसका विकल्प जो है सी सत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें।
अगला क्वेश्चन है इसमें, एक शिक्षिका अपने कक्षा को प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है, अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। तो देखो, विशेष ध्यान के लिए उसे समकक्षियों से अलग करना, या फिर उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना, या गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सिखाना, या फिर तनाव को नियंत्रित करना सिखाना। तो इसमें से देखो, नहीं जो करना है वो विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना, ऐसा नहीं करना है। अब देखते हैं आगे, इसे थोड़ा समझ लेते हैं। प्रतिभाशाली बच्चों को योग्यता की उपलब्धि के लिए जरूरी नहीं है कि उनको कक्ष से अलग बैठा कर उनके समकक्षियों को दूसरे कक्ष में बैठाया जाए। अगला क्वेश्चन है, देखो, छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है। कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, सुसंगत बर्तनी में कठिनाई, वर्ण एवं शब्द पहचानने में कठिनाई, या फिर पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। तो देखो, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, ये कोई पठन कठिनाई का लक्षण नहीं है। ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं। छोटे शिक्षार्थियों के पठन के लिए ये कठिनाई नहीं है कि वे शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई हो रही है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों का आत्म नियम की ओर संकेत करता है। किसकी ओर संकेत करता है? विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम विनिमय, या फिर स्व अनुशासन और नियंत्रण, या अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता, या फिर विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनिमय बनाना। तो इसमें से जो आत्म नियम की ओर संकेत करता है वो है अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं। अच्छा, इसको समझ लेते हैं। आत्म नियम का आशय है कि शिक्षार्थी स्वयं से अपने अधिगम का परीक्षण करके सीखने की योग्यता रखता हो। अगला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता? व्यवहार का अध्ययन सीखना है, या फिर अनधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है, और सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है, या फिर सीखना कुछ ऐसी चीज़ है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है। तो इसमें से जो सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता वो है व्यवहार का अध्ययन सीखना है। आइए इसको समझ लेते हैं। व्यवहार का अध्ययन सीखना यह किसी भी प्रकार से सीखने का लक्षण नहीं है, क्योंकि व्यवहार का अनुकरण करके उसे सीखा जा सकता है, ना कि व्यवहार का अध्ययन सीखा जाता है। क्योंकि व्यवहार का अनुकरण करके उसे सीखा जा सकता है, ना कि व्यवहार का अध्ययन सीखा जाता है। तो आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।